छठी माई के घटावा पे आजन बाजन बाजा बाजावाई भी हो। नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। आज हम एक ऐसे युवा प्रतिभा से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और बड़ी बात यह है कि वो गुरु वशिष्ठ की धरती बस्ती, जो वशिष्ठ नगर है, वहां पे इनका जन्म हुआ और लगातार पिछले 1.5 दशक से अधिक समय हो गया ये संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, गायन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से तमाम सारी अश्लीलता, तमाम सारे ऐसे कंटेंट हमारी आपके कि मोबाइल पे दिखते हैं कि आप मुंह फेर लेते हैं, लेकिन लगातार ये भक्ति गीतों से जुड़े हैं। लगातार अलग अलग बड़ी जो कंपनियां हैं उनके साथ काम इन्होंने किया है। और लगातार चाहे वो रामायण हो गया, चाहे वो भागवत हो गया, उन तमाम जो हमारे तमाम सारे धर्म ग्रंथ हैं उनको इन्होंने गाया है, संगीतबद्ध किया है। और ढेर सारी बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पीटीसी लाइव न्यूज चैनल को से जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं अपने बारे में यही बताना चाहूंगा कि शुरुआती दौर कठिनाइयों भरा रहा। शुरुआत में लगभग 15-17 साल पहले हमने जगराते से स्टार्ट किया। क्लास में जब पढ़ता था, 8 क्लास 7 क्लास में जब मैं पढ़ता था, तो तब से ही लगन था संगीत में। तो शुरुआत जगराते से माता का जो चौकी जागरण पहले होता था, हारमोनियम झांझ लेकर के और माता का कीर्तन भजन करना, तो छोटा छोटा अपना शो लगवाते थे गांव गांव में और शहरों में। धीरे धीरे करते गए और कुछ एल्बम भी हमने किया शुरुआती दौर में। जब एल्बम किया तो रिस्पांस अच्छा नहीं मिल पा रहा था। भजन हमारा संजीवनी म्यूजिक से भी गया, प्रभु आए अयोध्या नगर में, उस थोड़ा बहुत चला लेकिन अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। पहले क्या था, कंपनियां सारा अपने तरफ से सारी चीजें, म्यूजिक का, ट्रैक का, हर एक चीज का पैसा और राइटर का, लिरिक्स का, सब कुछ हमको ही लगा करके देना रहता था। तो पहले पैसा भी उतना नहीं होता था, थोड़ा बहुत जोड़ घटा के इधर उधर से कुछ जागरण में से बच जाता था 1000-500, तो इधर उधर से 2-4 हजार 5 हजार जब जुटता था तो अपना मतलब एक ऑडियो तैयार होता था। ऑडियो तैयार होने के बाद कंपनियों में भी लॉन्च करवाने के लिए पैसा देना पड़ता था। कंपनियां पैसा लेती थी। कंपनियां पहले, आज 15-17 साल पहले कंपनियां पैसा लेती थी। या भाई देखिए, डायरेक्ट हमारा कंपनियों से तो संपर्क था नहीं, इनसे उनसे मैं करवाता था कि भैया मेरा करवा दीजिए, यहाँ से करवा दीजिए, वहां से करवा दीजिए, इस कंपनी से करवा दीजिए। तो बोलते थे कि ऐसा है डीएस भाई, इसका 1500 लगेगा, 2000 लगेगा, तब ये कंपनी आपका कंटेंट, आपका सॉन्ग लॉन्च करेगी। तो मतलब देता था और लॉन्च करवाता था बड़ी बड़ी कंपनियों से, क्योंकि चाहत थी कुछ अच्छा करने का। कुछ भोजपुरी गाने हमने शुरुआती दौर में भी किया, लेकिन उससे भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला। फिर धीरे धीरे अचानक एक दिन ऐसा आया कि मैं यूट्यूब चैनल पे देख रहा था, अभी 7-8 साल पहले। तो जब यूट्यूब चैनल पे हमने देखा, इसके बाद एक भजन हमको बहुत अच्छा लगा। वो आया था सोनोटेक से। कौन सा भजन था वो गा के? वो कोई अमृतवाणी था, हमको ध्यान नहीं है। वो फौजी सुरेश सर के लिरिक्स में था। तो और फौजी सुरेश पांचाल सर का उसमें नंबर था। तो जब नंबर हमने देखा तो हम डरते डरते फोन लगाए, हमके पता नहीं उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, पता नहीं कौन है, हमको जानकारी भी नहीं था कुछ इस विषय में। तो जब हमने देखा नंबर तो हमने कॉल लगाया तो नमस्ते हाय बाय हुआ। तो बोले क्या चाहते हो भाई? तो हम कहे सर ऐसा है कि हमारे ऊपर भी कुछ कृपा आप बरसाइए। तो उन्होंने बोला क्या चाहिए आपको? हम कहे हमको कुछ सर भजन आप दे दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है आप ले लो भजन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भजन दे दूंगा भाई, सबको देता हूँ आपको भी दूंगा। तो हम कहे सर भजन दे रहे हैं ठीक है, लेकिन अपनी कंपनी से लगवा भी दीजिए जिस कंपनी में आप हैं। तो सोनोटेक में उस समय कार्यरत थे। तो क्या हुआ, उन्होंने एक भजन हमको दे दिया, मीरा हो गई दीवानी, जो कि मतलब काफी अच्छा चला। बहुत अच्छा नहीं, लेकिन
थोड़ा ग्रोथ ऑन एवरेज बढ़िया। ऑन एवरेज बढ़िया था, थोड़ा ग्रोथ हुआ सिंगिंग का हमारे। तो जो है इसके बाद उन्होंने गाना दिया, फिर एक दो गाने हमने और किए सोनोटेक से, कुछ मजा नहीं आया, चल ही नहीं रहा था, कोई कंटेंट नहीं चल रहा था। दो गाना, चार गाना, पांच गाना, छह गाना, मतलब भजन पे भजन हम करते रहे और देते गए। लेकिन उस टाइम में भैया जी कुछ पैसों का दिक्कत होता था, ये मतलब 8-10 हजार 15 हजार रुपया जुटा करके एक गाना रेडी करो, इसके बाद फिर कंपनी को दो, तो सारी चीजें होती थी। तो क्या हुआ, मैं हिम्मत टूट गया, 7-8 गाने किया, इसके बाद हिम्मत टूट गया। फिर ये कब की बात है, कितने साल पहले? ये 8-9 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ, 5-6 महीने मैंने ब्रेक कर लगा लिया, और 8-9 साल पहले मैं मोबाइल का काम किया करता था, मोबाइल रिपेयरिंग, छोटा मोटा अपना दुकान था। फिर गाने वगैरह डाउनलोडिंग करके 200-400 रुपया कमाना, फिर जागरण जागरण का भी था, कभी कभार लग जाता था महीने में 1-2 प्रोग्राम, तो अपना चलिए मैं अपना ही, अभी हमारा एक सॉन्ग आने वाला है राम कथा, मैं थोड़ा 2 शब्द आप सबको सुना दे रहा हूँ। डूब रही थी काठ की नैया, राम ने कैसे पार की। डूब रही थी काठ की नैया, राम ने कैसे पार की। राम कृपा की कथा सुनाओ, एक दुखिया परिवार की। राम कृपा की कथा सुनाओ, एक दुखिया परिवार की। जय जय हो रघुकुल के नंदन, जय राघव सरकार की। ये एक सच्ची घटना पे आधारित है, और कुछ ही दिनों में आप लोगों के बीच में आएगा ये कंटेंट। भगवान श्री राम की कथा है, एक दुखिया परिवार की, कुछ घटना घटित हुआ उनके परिवार में, उसी पे है। अभी मैं पूरी कहानी आपको बता दूंगा तो सुनेंगे नहीं तो इसलिए वेट करिए, कुछ दिनों में आ जाएगा। आइए आगे की कहानी आप सभी को बताते हैं पीटीसी न्यूज चैनल के माध्यम से। भैया जी का चैनल है, आप सभी जो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट आपको इस चैनल से देखने को मिलेंगे। तो क्या हुआ, 5-6 महीने हमने ब्रेक लगा दिया, क्योंकि कुछ घर में भी परेशानियां चल रही थी, गरीबी वाला दौर था। तो क्या हुआ, फौजी सर के पास एक बार हिम्मत जुटा के मैंने फिर फोन किया, बोला सर जी ऐसा है कि हमको एक कंटेंट आप और दो, क्या कर रहे हो आप। पहले फोन किया हमने, बोला सर क्या कर रहे हो, तो बोले बेटे ऐसा है, एक कथा मैं लिख रहा था। तो उस टाइम मैं कथा का मतलब बहुत ज्यादा कुछ जानता नहीं था, कि एक कथा भजनों में भी आता है, मतलब गा करके भी लोग सुनाते हैं कथा। तो क्योंकि ज्यादातर भोजपुरी ही हमको समझ में आता था, हिंदी तो बहुत कम ही गाते थे, भोजपुरी ज्यादा गाते थे। तो लेकिन लोगों ने हिंदी में पसंद किया, हमको हिंदी गायकी में पसंद किया। तो क्या हुआ, शुरुआती दौर में जब हमने फोन किया उनके पास, तो वो बोले कि ऐसा है बेटे कि मैं कथा लिख रहा हूँ। तो हम कहे सर कथा हमको थोड़ा सुनाइएगा, इसका लिरिक्स और क्या नाम है इसकी कंपोजिंग थोड़ा हमको सुनाइएगा, क्या कैसे है। तो हमको सुनाए, हमको बहुत अच्छा लगा सर जी। और जब बहुत अच्छा लगा तो हम बोले सर इस कंटेंट के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा, प्लीज ये कंटेंट कैसे भी करके ये कंटेंट आप मुझे दिलवाइए। तो बोले वो तो मैं कुमार विशु जी के लिए कर रहा था। तो हम कहे सर ठीक है, कुमार विशु जी के लिए कर रहे थे, कुमार विशु जी तो कर ही रहे हैं, मार्केट में छाए हुए हैं तो थोड़ा कृपा हमारे ऊपर भी बरसाइए। तो बोले कि बेटे ऐसा है, आप सोनोटेक के जो ओनर हैं हंसराज रिलाहन जी, उनसे आप एक बार बात कर लो। तो उन्होंने हमको नंबर दिया, तो हमने कॉल लगाया, फोन लगाया उनके पास। तो हंसराज हंसराज सर ने बोला बेटे ऐसा है, एक काम करो, ऐसे ही आवाज में गा करके अपना थोड़ा वोकल मेरे पास भेज दो। तो मैं गाया और उनके पास वोकल भेजा। ये थी कहानी, शुरुआत, एक सीढ़ी, कहानी की एक सीढ़ी। तो जब मैं भेजा, उनको पसंद आया, और वो बोले ऐसा है,
ट्रैक तो मैं किसी को म्यूजिक ट्रैक अपने चैनल का म्यूजिक ट्रैक किसी भी सिंगर को मैं नहीं देता हूँ, लेकिन फौजी के कहने पर और विश्वास करके तुम्हारे बातों से मुझे अच्छा लगा, बात करने के तरीके से, तो ऐसा है मैं भेज रहा हूँ विश्वास करके, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। और सोनोटेक की ही बात नहीं है, लगभग से लगभग कंपनियों का ट्रैक मेरे पास है, लेकिन आज तक मैंने मिस यूज नहीं किया। क्यों करना भाई, ईमानदारी से काम करना है लोगों को। अब इनका ट्रैक उनके पास, उनका ट्रैक उनके पास, तो क्या मतलब बहुत कम समय के लिए हो जाता है ना, फिर वो आदमी गायब हो जाता है। खत्म हो जाता है। वो धोखेबाज थोड़ी ना टिक पाते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने ट्रैक हमको दिया, मैंने कथा को लगभग 7 से 8 दिनों में रिकॉर्ड किया। कौन सी कथा थी वो? वैष्णो माता की कथा थी। तो 2-4 लाइन। हाँ, आप सभी रोज सुबह के टाइम, शाम के टाइम मंदिरों में सुनते भी होंगे, आपके कानों तक आवाज गया होगा। आइए आप सभी को, जो आप सभी रोज सुबह हमारी आवाज में पसंद करते हैं और लगातार सुनते जा रहे हैं, ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग इस ट्रैक को देते जा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आप सभी प्यार और आशीर्वाद अपना बनाए रखें अपने डीएस पाल पे। और 2 लाइन में माता वैष्णो का जो हमने पहला कथा गाया था, आइए सुनते हैं। हम आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है। बाकी जो सुने हो ठीक है, जो नहीं सुने हो एक बार डीएस पाल सर्च करो, और सारी कथाएं, सारी देवी देवताओं की कथाएं आपको संवाद सहित भी मिल जाएगा, ऐसे भी मिल जाएगा। अमृतवाणी, आरती, चालीसा, सारा चीज मेरे आवाज में रिकॉर्ड हो रखा है, आप सभी सुने। श्रीमद् भागवत कथा पुराण भी हो रखा है, और 18 अध्याय में गीता उपदेश भी हमने गा रखा है सोनोटेक म्यूजिक कंपनी से। बाकी सिमारो, टिप्स, सारेगामापा, काफी चैनलों से हमने कथाएं, भजन, जो भी अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, सारा चीज करने की कोशिश अब भी कर रहा हूँ। अभी तो शुरुआत हमने किया है। बाकी आप सबका प्यार ऐसे मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। अभी छठ पर्व समाप्त हुआ, संपन्न हुआ है 2 दिन पहले, तो छठ पर्व पे आपने कुछ इस बार गाया, जरा 2 लाइन गुनगुना दिए फिर अगला। छठ पूजा का हमने कथा गाया है, और कथा सेम ही धुन पे था, और काफी लोगों ने पसंद किया। और हर वर्ष छठ पूजा का कथा रिलीज होता है। तो छठ पूजा का अमृतवाणी आया है और कथा भी आया है, जो अभी हमने वैष्णो माता का सुनाया है, उस ट्रैक पे कथा आया था छठ पूजा का, और अमृतवाणी भी आया था। प्रथम पूज्य गणपति को ध्याओ, मान सम्मान जग में पाओ, इनके नाम से मिटते कलेश, जय हो गौरी पुत्र गणेश। छठ मैया की कथा सुनाओ, माँ चरणों में शीश झुकाओ, अति पावन है अति सुहानी, माँ की महिमा वेद बखानी। ऐसे था। आप सभी सोनोटेक भक्ति चैनल पे आप सबको मिल जाएगा। ये छठ माता का अमृतवाणी है, आप सभी जरूर सुनिएगा। और कथा भी है, छठ पूजा कथा, आप सभी डीएस पाल डालेंगे छठ पूजा कथा, और डीएस पाल नाम नहीं भी डालेंगे तब भी आ जाएगा, आप सभी सुनिए। अभी किन किन बड़ी कंपनियों के साथ आप इतने लंबे समय में काम? सोनोटेक, टी सीरीज, वेब और विंग, टाइम्स म्यूजिक, लगभग से लगभग सारी कंपनियों में कर रखा हूँ। टिप्स से भी कर रखा है, और ये विंग, टिप्स, सिमारो, आप सबको सारेगामापा, जितने भी भक्ति चैनल लगभग से लगभग है, और एक पुरुषोत्तम जी का है, बालाजी प्रोडक्शन, ऐसे से करके काफी चैनलों से हमने कर रखा है सर। थोड़ा अच्छा, बस्ती में कितने दिन आप रहे, फिर इस समय कहाँ पे सेटअप, कैसे, कहाँ काम? टाइम तो मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ। लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, डिजिटल क्रिएटर के रूप में काम कर रहे हैं। जो नए लोग आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, वो काम करना चाहती है, कंटेंट भी तलाशती है, लेकिन उसके अंदर पेशेंस की कमी है। वो रातों रात लाखों कमाना चाहते हैं, वो हो नहीं पाता है।
और फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। आपकी शुरुआत करना अच्छी बात है, लेकिन जो तमाम सारी परेशानियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए और पेशेंस बना के कैसे आगे काम किए, इसके बारे में। जी सर, इस विषय में आपने पूछा, बहुत ही अच्छा लगा हमको, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, जो भी मतलब यूट्यूब क्रिएटर हैं, जो नया यूट्यूब चैनल अपना डाल रहे हैं, या सिंगर हैं, या म्यूजिक डायरेक्टर हैं, या कोई भी हो, मतलब जो अपना वर्क म्यूजिक लाइन से जुड़ जुड़ करके काम करना है, या न्यूज चैनल, जैसे आपका न्यूज चैनल चल रहा है, तो मतलब जो यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट कर रहा है, देखिए, आसान चीज कुछ भी नहीं होता, परिश्रम तो करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऐसे वैसे में काम हो जाएगा, ऐसे वैसे में नहीं होता है बाबू, जो काम तो करना ही पड़ता है। बिना काम किए आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, परिश्रम करना पड़ेगा, दिल लगा के काम करो, एकदम शांत होकर के माइंड को शार्प रखो, और जो भी फोकस, जो भी कंटेंट आप बनाओ, पहले समझो, फिर एक अपना कंटेंट बनाओ। चैनल चैनल खोलने से पहले कंटेंट आप रेडी करो, इसके बाद फिर चैनल डालो, और चैनल पे लगातार काम करते रहो, और विश्वास करके काम करो। आप जरूर सफल होगे, लेकिन मेहनत जो भी होगा वो मेहनत से ही होगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला। आजकल के लोग सोचते हैं कि हो जाएगा, मैं चैनल खोल दिया, मैं सिंगर बन गया ना। सिंगिंग में क्या हो रहा है, कुछ भी, जैसे क्लासिकल होता है, क्लासिकल सीखना चाहिए, उसमें समय अब हम ही नहीं दे पाए समय। शुरुआती दौर में 1.5-2 साल हमने क्लासिकल सीखा, लेकिन फिर जब हमने जागरण शुरुआत किया तो छोड़ दिया बीच में। लेकिन क्लासिकल सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छी अच्छी जगहों पे जाओगे, अच्छे लोगों के बीच में, या अच्छे संगीतकार, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर के बीच में आप बैठोगे, और जब कोई भी कंटेंट या कोई भी सॉन्ग आप करोगे, तो आपको खुद शर्म महसूस आएगा कि यार हमने तो कुछ नहीं सीखा। तो कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको मेहनत और दिल लगा के मेहनत करना ज़रूरी है। चाहे जो भी आपका सपना हो, और जो भी सपना हो उसमें पूरा का पूरा फ़ोकस आप झोंक दो अपना। सरकार लगातार बात करती है कि वो जो हमारी लोक गायकी है, संस्कृति के लिए, कला को बचाने के लिए काम करती है, तमाम इसके मंत्रालय हैं। आपको लगता है कि ज़मीनी स्तर पर सरकार की इन योजनाओं का लाभ जो गाँव के छोटे कलाकार हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको लाभ मिल पाता है? नहीं, नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों को मिल भी रहा है, जैसे कि हमारे संपर्क में कई लोग हैं, कई सिंगर हैं, और कई एक्टर हैं, और कई राइटर हैं। कुछ लोगों को मिल भी रहा है, और कुछ सिंगर हैं, जैसे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन फिर भी लोग, कुछ कंपनियों की भी गलती है, क्योंकि सरकार ने योजना निकाल रखा है कि मतलब राइटर का भी सरकारी योजना से धन आता है, और म्यूजिक डायरेक्टर का भी आता है, अन्य कलाकारों का भी आता है, लेकिन उसमें जो है कंपनियां नहीं देना चाहते। वो अपना नाम डाल के, अपना अपना नाम, खुद का नाम डाल करके म्यूजिक डायरेक्टर मैं हूँ, जो है वो सत्य है। कुछ लोग सुनेंगे तो उनको बुरा भी लगेगा, लेकिन जो सत्य हमने कहा है वो सत्य है। सरकार जितना जितनी करना चर्चा चाहिए। करती है उतना होने पा सरकार सरकार तो अपना पूरा कोशिश करती है, चाहे जो सरकार हो, सरकार की तरफ से मिलता है। सरकार जो योजना लागू कर दी, वो फंड तो आता ही आता है लोगों के बीच में। अब बीच में ही गायब हो जाए तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछेंगे आपसे। जैसे होता क्या है कि मान लिया कोई हमारे परिवार का कोई बच्चा है या हमारे समाज का कोई बच्चा, जब वो जाके अपने गार्जियन से बताता है कि नहीं हम गायकी के क्षेत्र में काम करेंगे, म्यूजिक के क्षेत्र में काम करेंगे, तो परिवार का उतना सपोर्ट ज्यादातर परिवारों में नहीं मिल पाता है। लोग तैयार नहीं होते। वो डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस करिए, वकील बनिए, कुछ लोग पत्रकार भी बनाना चाहते हैं। तो ऐसे अभिभावकों के फिर बच्चे के पास दो चुनौती, एक तो उसको मेहनत करना है काम के लिए, दूसरा परिवार को भी कन्विंस करना है। तो ऐसी परिस्थिति में आप नए लोगों को क्या सलाह दें? नए लोगों को, जितने भी नए अभिभावक हमारे हैं, मैं सबसे यही सलाह देना चाहूंगा, आप सभी प्लीज 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 जबरदस्ती अपने बच्चों पर कोई भी चीज, कि आप डॉक्टरी पढ़ो, ये पढ़ो, पहले उनका रुचि देखिए उनकी, कि किस क्षेत्र में उनकी रुचि जा रही है। प्लीज आप सभी अपने बच्चों, क्योंकि हर तरह से आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप सभी प्लीज पहले उनकी रुचि देखिए, किस क्षेत्र में वो जाना चाहता है। जबरदस्ती कोई भी चीज उनके ऊपर मत थोपिए कि नहीं ये ही करना है, उससे थोड़ा वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, और उनका मेंटली
सिस्टम बिगड़ जाता है और कुछ गलत कर बैठते हैं। तो प्लीज आप सभी अपने बच्चों का ध्यान रखें और अच्छे रास्ते पे उनको लगाएं। अभी आप सोनोटेक के साथ काम कर रहे हैं, आने वाले समय में बस्ती में कुछ ऐसा सेटअप डालने की तैयारी है कि यहाँ के लोगों को जोड़ सके? जी जी जरूर, आने वाले समय में 2-3 सालों में मैं सोच रहा हूँ कि जो भी हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं जो संगीत से जुड़ना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, नहीं गा पा रहे हैं और बड़े-बड़े कंपनियों से उनका काम नहीं हो पा रहा है, मैं कोशिश यही करूँगा कि सारा सिस्टम यहाँ पे लगाया जाएगा। सोनोटेक से, एसपी सीरीज से जो भी कंटेंट यहाँ से जाते हैं, मैं यहाँ से बच्चों बच्चों का कंटेंट रेडी करवाऊँगा और बड़ी-बड़ी कंपनियों से लॉन्च भी करवाऊँगा। अपना भी चैनल रहेगा, अपने चैनल से भी करवाऊँगा और फ्री सेवा रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी चार्ज नहीं, ना म्यूजिक का चार्ज, ना कुछ भी चार्ज, ना वीडियो का चार्ज। जो भी करना चाहता हो अगर वो लायक रहेगा, उसके अंदर कला रहेगा, उसके अंदर गायकी रहेगी, उसके अंदर एक्टिंग रहेगा, तो फ्री सेवा दिया जाएगा उसको। फ्री में आए, वो अपना मेहनत करे, धीरे-धीरे अगर उसका काम अच्छा गया, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उसके कंटेंट से, उसके गायकी से, उसके एक्टिंग से, तो उसको धीरे-धीरे पैसा भी दिया जाएगा। अच्छा, काम का जब बड़ा दबाव रहता है, काम से फुर्सत में होते होंगे तो कैसे रिलैक्स करते हैं अपने आप को? पुराने गाने गाते हैं हिंदी फिल्मों के या कुछ करते हैं, क्या करते हैं? शांति चाहिए। जब मैं काम से रिलैक्स होता हूँ तो मुझे रूम में मैं अकेला बंद हो जाता हूँ, आराम से एकदम 0 डिग्री में शून्य होकर के काम करता हूँ। मतलब शांति में रिलैक्स है। कोई वहाँ शांति में ही रिलैक्स है। मुझे या तो कहीं बाग बगीचा मिल जाए, जैसे गाँवों में आने पे मुझे बड़ी खुशी मिलती है। बहुत ही अद्भुत खुशी मिलती है गाँव में जब आ जाता हूँ। देखिए अब घर जो हमारी वाइफ है वो कह रही है नहीं चलो चलो चलो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 2-4 रोज टालते चला जा रहा हूँ क्योंकि काम मैं जानता हूँ मुझे कैसे करना है, मुझे कैसे काम। वहाँ ज्यादा अच्छा लगता है? हर जगह अच्छा लगता है लेकिन वो सोच रही है कि जल्दी से जल्दी चलो। भोजपुरी माटी जो है उसमें एक समय था, इतनी सुगंध थी, घर द्वार हमार भौजी और तमाम ऐसे गाने जो हमारे आपके परिवार की परंपराओं को साथ लेकर चलते थे। देखने पे ऐसा लगता कि नहीं, हम वो पूरी हमारी पिछली पीढ़ी वो जी के गई है। इस समय स्थिति यह है कि अश्लीलता की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं अंतिम दौर में है, तो ये कहाँ जाके रुकेगी, कब ये खत्म होगी? खत्म हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो यही चाहूंगा कि देखिए भोजपुरी बड़ी ही मीठी भाषा है और भोजपुरी मैं भी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ और गाता भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है भोजपुरी गाना। याद हो तो गुनगुना दीजिए। देखिए अभी छठ पर्व था, महापर्व मनाया जाता है बिहार में भी, अपने यूपी में भी मनाया जाता है और कई देशों में भी मनाया जाता है छठ पर्व। तो 2 लाइन में गाना चाहूंगा। हरे छठी माई के घटावा पे आजन बाजन बाजा बाजावाई भी हो। अरे माई दे गोदिया में दी है बालकवा ता अर्घ देवे आए भी हो। छठी माई के घटावा पे आजन बाजन बाजा बजवाई भी हो। अरे माई घट गोदिया में दी है बालकवा ता अर्घ देवे आई भी हो। ये था एक पवन सिंह जी ने गाया था, बहुत अच्छा हमको लगता है इसीलिए जो लोक गायकी की जो शारदा सिन्हा जी थी, एक प्रतीक थी, अभी उनका परलोक गमन हुआ है, कैसे याद करेंगे उनको और क्या उनकी आपके जीवन में उनकी क्या भूमिका रही? उनके चरणों में सत नमन, श्रद्धा सुमन और प्रभु अपनी विशेष कृपा बनाए रखें उन पर जहां भी गई हैं, और वो गई नहीं है, हम लोगों के बीच में ही है और उनका प्यार हमेशा लोगों के बीच में रहेगा। जो उन्होंने लगभग से लगभग ज्यादा से ज्यादा उन्होंने छठ माता के भजनों को गाया है और छठी माता के रूप में उनको जाना भी जाता है। तो वो कहीं गई नहीं है, हम लोगों के बीच में ही है और हम लोगों के बीच में ही रहेंगी। उनके जैसा अद्भुत गायकी और अद्भुत स्वर शायद किसी का होगा। उन्होंने बॉलीवुड में भी गाया, कई गाने वो दे रखी हैं। तो नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ कहने के लायक नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत महान हस्ती थी और साक्षात सरस्वती माता थी। नए लोग जो आ रहे हैं डिजिटल क्रिएशन के क्षेत्र में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए?
अच्छा, नए लोग जो डिजिटल क्रिएशन, देखिए ठीक है, जो भी आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि जो भी आप कंटेंट बनाओ कुछ समाज में अच्छा जाए। आजकल आप देख देख रहे हैं, अब मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि बोलता भी नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के विषय में, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए इससे जो आप गलत गलत कंटेंट बना रहे हैं, जो भी गलत कंटेंट बना रहे हैं और यूट्यूब अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, उससे अपने देश के बच्चों पे इफ़ेक्ट डाल रहा है, उनके माइंड पे इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो मेरा हाथ जोड़ करके आप सभी जितने भी यूट्यूब चला रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से वीडियो अपलोड कर रहे हैं या इंस्टाग्राम के मामले से आप वीडियो बना रहे हो एंटरटेनिंग या कॉमेडी या कुछ भी बना रहे हो, ठीक है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है, कुछ गलत ना करो भाइयों, प्लीज आप सभी, क्योंकि इससे आपका भी भविष्य जुड़ा है। आज आप देख रहे हो, कल आपके बच्चे देखेंगे, आपके बच्चों के बच्चे देखेंगे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या जवाब दोगे आप, पहले ये बताओ। तो प्लीज आप सभी जो भी कंटेंट बनाओ, अच्छे कंटेंट बनाओ। अपने देश में बहुत ज्यादा एक सिस्टम ऐसा चल रखा है कि इंस्टाग्राम के माध्यम से जितने भी सोशल मीडिया हैं उनके माध्यम से ज्यादातर लोग, मैं ज्यादातर तो नहीं कहूंगा लेकिन अच्छे लोग भी हैं, अच्छे कंटेंट भी बना रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ यूट्यूब या कुछ भी देखता हूँ, दिमाग खराब हो जाता है एकदम, माइंड ब्लास्ट करने को कि छोटे छोटे बच्चे ये वो, मैं कुछ, आप सब जानकार हैं, आप सब देखते भी हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को भी जो ऐसे कंटेंट बना रहे हैं, अपने बच्चों को भी आप मना करो, उनको डांटो कि ये सब बेटा सही नहीं है, ये सब मत करो प्लीज। जो भी करवाओ, जो भी करो, वो अपने देश के हित में हो, बस मैं यही चाहूंगा। तो ये थे डीएस पाल जी, जिनसे हमने बहुत लंबी बातचीत की। किस तरीके से डिजिटल क्षेत्र में आप लगातार काम कर रहे हैं, आने वाले समय में बस्ती में भी तमाम सारे युवाओं को आपके माध्यम से जुड़ करके बेहतर कंटेंट बनाने का मौका मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आपको सीखना होगा तो उसमें आप सभी को मौका मिलेगा। और सबसे अहम बात जो आपने की कि हम क्या बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं ये जरूरी नहीं है, हम क्या कंटेंट बना रहे हैं ये जरूरी है। हमारे काम से समाज में क्या संदेश जा रहा है, समाज में कितना सकारात्मक बदलाव हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो जो भी आप लोग बनाइए, उसमें कंटेंट जब बनाइए, कंटेंट का जब चुनाव करिए, तो ये रहे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उसके माध्यम से क्या देकर जाएंगे, ये सबसे जरूरी है। कैमरा पर्सन हरि के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।